जय हिंद दोस्तों। तो कुछ कॉमन क्वेश्चन आ रहे थे, उस पे ही एक छोटा सा वीडियो बनाने की कोशिश करी है। जो नए एस्पेरेंट हैं उनके लिए है ना, इसलिए मैंने इसका जो टाइटल दिया था वो बिगनर्स के लिए है। जो ऑलरेडी एक्सपर्ट हैं उनको वो तो जानती हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो डू एंड डोंट्स ड्यूरिंग सी जी पी एस सी प्रिपरेशन। ठीक है। क्या करना है क्या नहीं करना है, तो कुछ जो कॉमन मिस्टेक्स हैं वो करते हैं हम लोग जब हमने प्रिपरेशन स्टार्ट की होती है, तो उस पे ही है। तो सबसे पहले तो ये है कि एक बार बार क्वेश्चन आ रहा था मुझे अपने ग्रुप में कि सर करंट अफेयर कहाँ से पढ़ें और नोट्स बनाएं क्या करके। और ये जो बिगनर्स हैं उनके साइड से बहुत आता है कि करंट अफेयर कहाँ से करें करके। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि वेटेज कितना है करंट अफेयर का। ठीक है। अगर प्रीलिम्स में देखा जाए तो आपका 10 मार्क्स का आता है, 10 क्वेश्चन आता है। ठीक है, वो भी 8 मैक्स। ये कब आया था? शायद 2023 में आया था। 2024 में अब सब लोग इतना करंट अफेयर पढ़ लिए थे कि करंट अफेयर का क्वेश्चन ही 2-3 दिखे। मतलब सारा जो मैगजीन आप जिसके लिए आप पूरे 5-6 महीने लगे रहते हो, उसका वेटेज कम हो जाता है। ठीक है। अगर एसी की बात करें, इस बार जो था तो सब ने मोटी मोटी बुक पढ़ ली, कुंभ का एसी तैयार कर लिया और बहुत सारी चीज़ें कर ली। लेकिन क्वेश्चन कहाँ से आया? इसमें आपका एसे में स्टैटिक पोर्शन से आया है ना। तो अगेन हम लोग क्या करते हैं, ओवर इम्फेसाइज कर देते हैं करंट अफेयर पे। तो मेरा मानना है कि देखिए करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है वो, लेकिन एग्ज़ाम में जो उसका वेटेज कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। प्रीलिम्स की बात करूं तो इवन 10 क्वेश्चन अगर आता है जिस साल, इस साल तो 2024 में बहुत कम आए थे, लेकिन इवन अगर 10 क्वेश्चन भी मानता हूँ तो 90% जो सिलेबस है वो आपका स्टैटिक वाला है ना। तो स्टैटिक वाला जो पोर्शन है जिसमें आपके हिस्ट्री फिजिक्स, आपका पॉलिटी ज्योग्राफी ये सब आता है, उन सबको करके रखिए है ना। छत्तीसगढ़ का सेम चीज़, हिस्ट्री ज्योग्राफी आर्ट एंड कल्चर है ना, और ये इकोनॉमिक सर्वे। तो आपको राइट वेटेज देना ज़्यादा ज़रूरी है जो नए एस्पेरेंट हैं। करंट अफेयर के पीछे इतना भागने की ज़रूरत नहीं है, ना ही मैं बोलूँगा आपको कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत है। और करंट अफेयर हम लोग किससे कवर कर सकते हैं? जितना एग्ज़ाम ओरिएंटेड आता है ना, लास्ट के 2 महीने में जो मैगजीन आता है उससे कर लीजिए, काफ़ी है। रही बात करंट अफेयर पढ़ने का, तो डेली आप न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालें। जो आ रहा है वो पढ़ लीजिए, हो सकता है कुछ पॉइंट आपको लगे इंपॉर्टेंट तो कहीं लिख लीजिए। ठीक है। लेकिन एग्ज़ाम ओरिएंटेड अगर रहना है तो ज़्यादा फोकस आपका स्टैटिक सब्जेक्ट्स पे होना चाहिए। ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा मैं अपने चैनल में भी वो जो डेली करंट अफेयर आते रहते हैं वो सब नहीं डालता, क्योंकि एक तो डेली बेसिस पे डाले रहोगे तो ऐसा कुछ मतलब क्या बोलूँ, आपको रिकॉल नहीं होगा एग्ज़ाम के टाइम में, क्योंकि सब मिक्सअप हो जाता है। डेली आप 50 30 40 कोई स्क्रीनशॉट डाले पड़े हो। ठीक है। उसकी बदौलत ज़रूरत ये है कि जो क्वार्टरली कोई मैगज़ीन आता है उसको ख़रीद के पढ़ लिए, या फिर आपका दिसंबर में कुछ करंट अफेयर आता है उसको कर लीजिए है ना। तो अलग अलग सोर्सेज को देख के अपनी एनर्जी वहाँ वेस्ट करने की बजाय ज़रूरत है आप स्टैटिक पोर्शन को कर लें। हाँ, अगर आपकी स्टैटिक की तैयारी बहुत अच्छे चल रही है, उसके बाद आप करंट अफेयर में एक्स्ट्रा एफर्ट दे रहे हो, वो मैं समझ सकता हूँ। लेकिन स्टैटिक को सेक्रीफाइस करके अगर आप करंट अफेयर के पीछे भागेंगे तो उसका आउटपुट उतना नहीं मिलेगा जैसे आप देख पा रहे हो। पिछले साल प्रीलिम्स में भी, 2024 के प्रीलिम्स में भी वही हुआ। और आपके इस साल जो हम लोग एसे में तैयारी करके गए थे है ना, तो वहाँ पे ही करंट से एक ही आया। आउट ऑफ 4 आपने एक ही आया, बाकी सब स्टैटिक थे। बस्तर दशहरा, जैविक खेती, ये सब ना स्टैटिक पोर्शन थे। तो मैं चाहूँगा कि जो नए एस्पिरेंट हैं वो आप कोई एक दैनिक पेपर जो भी पढ़ आता है उसको पढ़िए और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिए। पेपर का यहाँ पे बस यही होता है न्यूज़पेपर पढ़ने का कि आपके इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है, क्या चैलेंजेस चल रहे हैं, वो सब वो आपको काम आता है। और थोड़ा बहुत इंटरव्यू में, आजकल तो इंटरव्यू में भी ये लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन रट के आते हैं कि ये पूछेंगे। मतलब सुनने में आया कि एक बोर्ड वाला तो जाके अपना प्रिपरेशन, मतलब इंटरव्यू का प्रिपरेशन करके आता है, डेटा वेटा निकाल लेगा और वही सब चीज़ें पूछते रहता है। तो मेरा कहना है कि वेटेज लिमिटेड है, आप न्यूज़पेपर पढ़ के अपनी आसपास क्या जानकारी चल रही है वो बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, बट नोट्स बनाने की ऐसा ज़रूरत नहीं है। ठीक है। दूसरा, एक जो नए एस्पिरेंट रहते हैं वो रैंडम स्टडी करते रहते हैं, कोई प्लान नहीं रहता है ना। आज हो सकता है बहुत अच्छा मन किया तो आपने 8-9 घंटे पढ़ लिए, दूसरे दिन हुआ फिर एनर्जी ही नहीं है तो एक हफ्ता पढ़ा ही नहीं। तो वो रैंडम स्टडी से आपको बचना है और रैंडम टाइप की किताबों से भी बचना है। आपको एक स्टैंडर्ड बुक है वो निकाल के रखिए,
और साथ में सिलेबस को सामने रखिए, है ना। जैसे आज ही किसी का क्वेश्चन आया था कि सर मैं कर तो रही हूँ लेकिन टारगेट ओरिएंटेड नहीं हूँ। तो टारगेट ओरिएंटेड कैसे हो सकते हो? आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी होगी, एग्ज़ाम का शेड्यूल, ठीक है। तो एग्ज़ाम कब है आपका? फ़ेब में होगा, फर्स्ट या सेकंड संडे को होता है ना, सेकंड संडे में होता है। तो एग्ज़ाम का शेड्यूल फ़ेब में है और सिलेबस आपके पास है। तो आपको इन दोनों को लिंक करके अपना शेड्यूल बनाना है कि नवंबर तक मैं अपना, या फिर अगर कोई बहुत ज़्यादा बिगनर है तब तो आपको जनवरी तक पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अगर थोड़े बहुत प्रो हैं तो आप नवंबर तक ख़त्म करिए सिलेबस को, और 2 महीने PYQ ये टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से या तो आप मार्केट में ख़रीद लीजिए एक साथ टेस्ट सीरीज़, उसको प्रैक्टिस करिए, या फिर ये फुल लेंथ या फिर मॉड्यूल वाइज शुरू होता है नवंबर में, वो टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। तीसरा है एक बुक कलेक्शन की हम लोग की हैबिट हो जाती है ना, मैं अपने आप को भी उस कैटेगरी में काउंट करूँगा। तो आप कोशिश करिए कि एक स्पेसिफिक बुक यूज़ कर लीजिए। हाँ, अगर आपको लगता है कोई नई बुक आई है जिसमें कुछ पॉइंट अच्छे दिए हैं, तो आप या तो खरीद के उसके पॉइंट्स को जॉट डाउन कर लीजिए, है ना, एक जगह लिख लीजिए, ताकि मल्टीपल बुक का प्रेशर ना हो। मल्टीपल बुक करने से एक घाटा ये होता है ना, एक तो सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ ऐसी फीलिंग आती है, दूसरा एग्ज़ाम टाइम में एक बुक के अलावा ज़्यादा कुछ खुलता भी नहीं है ना। तो स्टिक करिए कि एक स्टैंडर्ड बुक जो अच्छी है और उसके नोट्स बना लीजिए, ठीक है। बुक में आप ये जो आपका स्टिकी नोट्स हैं वो सब यूज़ करके इम्पॉर्टेंट सेगमेंट को आप मार्क करके रखिए, ठीक है। शेड्यूल के बारे में एक बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे, क्वेश्चन मेरे को आ रहा था, तो मैं इस पे भी डिस्कस करना चाह रहा था। कुछ एस्पिरेंट चाह रहे हैं कि सर आप एक डेडिकेटेड शेड्यूल बना देते कि किस सब्जेक्ट को कितना पढ़ना है, कितने मंथ में ख़त्म करना है। तो मैंने वही जवाब दिया कि यार ये तो इंडिविजुअल के पोटेंशियल पे है ना। किसी का अगर कैप्चरिंग पावर अच्छा है या फिर किसी ने कुछ सब्जेक्ट पहले पढ़ रखा है तो वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। फिर भी मैं यही बोलूँगा एक ब्रॉडर गाइडलाइन कि आप दिन में 6 घंटे, अगर जिनका जॉब नहीं है तो 6 घंटे तो पढ़ने का शेड्यूल करें ही, है ना। और 6 घंटे में आप ये करो कि 2 या 3 सब्जेक्ट कंप्लीट करने की कोशिश करें, है ना। तो उसमें 2 इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन से होने चाहिए जिनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं? तो हिस्ट्री से बहुत क्वेश्चन आता है आपका, जियोग्राफी से बहुत क्वेश्चन आता है। तो मैंने अपने ग्रुप में डी कोडिंग CGPSC करके वो डाला है आपका PDF, उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन कहाँ से आते हैं वो आपको चार्ट में दिख जाएगा, ठीक है। जैसे आप देखोगे तो उसमें आपको दिखेगा कि छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। आपका जियोग्राफी है, ये हिस्ट्री हो गया, यही सब इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं। तो इनको जो बिगनर्स हैं उनको शुरू करना चाहिए जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। इसमें आपके जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और आपका ये इकोनॉमिक सर्वे है, ठीक है, इंडिया छत्तीसगढ़ सेक्शन में, और सिमिलरली इंडिया सेक्शन में। तो उससे आपका प्रीलिम्स की तैयारी काफ़ी हद तक हो जाएगी, और यही तैयारी आपको मेंस में भी काम आएगी क्योंकि सब्जेक्ट रिपीट होते हैं, है ना। और अब आप बोलोगे कि सर किससे पढ़ें? तो अगर आपने हिस्ट्री पढ़ना है तो ऐसा नहीं है कि कोई किताब उठा पढ़ लिए, सिलेबस को सामने रखिए और जो जो टॉपिक मेंस के सिलेबस में दिया है उसको टिक करके पढ़ते जाइए, ठीक है। प्रीलिम्स में थोड़ा फैक्चुअल टाइप से पढ़ना होता है, तो फैक्ट्स को आप प्रॉपर मार्क करके रखिए और उसको मल्टीपल रिवीजन देते रहिए, ठीक है। सोशल मीडिया का एक प्रॉब्लम लोग शेयर कर रहे थे, या तो देखिए सोशल मीडिया में का तो कोई अंत नहीं है ना। आप फेसबुक से उतरोगे तो फिर आपका इंस्टाग्राम आ जाता है, ठीक है। इंस्टाग्राम से जाओगे तो कुछ और, रील्स का ज़माना है। तो देखिए आप बिल्कुल ज़ीरो तो नहीं कर सकते, लेकिन एक लिमिट बांध दीजिए कि मैं 6 घंटे पढ़ लिया उसके बाद फिर देखूंगा, या फिर 2 घंटे मैंने पढ़ाई कर ली उसके बाद मैं 10 मिनट ब्रेक लूँगा। लेकिन नॉर्मल टेंडेंसी में आजकल क्या देखने को मिल रहा है कि 1 घंटा पढ़ते तो हैं मगर 2 घंटा फिर रील्स देखने लग जाते हैं, है ना। रील्स बना ही इस टाइप का है कि आप एक देखना शुरू किए तो चलते रहता है ना। तो सोशल मीडिया को आप जितना लिमिट कर पाओगे उतना ही फ़ायदा होगा। और एक नेक्स्ट फैक्टर था जो कुछ लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं ना, ग्रुप में एक जो बार बार मैसेज आ रहा है कि सर सिलेबस चेंज होगा क्या, एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हो गया है, इस टाइप का। तो मैं ये बोलूँगा कि देखिए दोनों ही केस में, पहला तो सिलेबस चेंज होना ना होना अपने कंट्रोल के बाहर है। तो आपका काम है कि जो स्टैटिक सब्जेक्ट है उसको तो बिल्कुल तैयार करके रखें। फॉर एग्जांपल ये सब तो चेंज नहीं होंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सब तो वो है ना बेसिक स्ट्रक्चर है एग्ज़ाम के।
तो एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर कितना भी चेंज हो जाए, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और ये इन्वायरमेंट, ये सब नहीं चेंज होंगे। तो आपको पढ़ने से कोई चीज़ ऐसा मतलब रोकना नहीं चाहिए, है ना। चेंज होना रहेगा तो फिर टाइम भी दिया जाएगा। और अभी प्रीलिम्स के लिए जब तैयारी कर रहे हो तो चेंज होगा ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा है एग्ज़ाम पैटर्न। तो एग्ज़ाम पैटर्न में रिलेटिवली चेंज आया है, तो हमें अपने प्रिपरेशन में उस जो चेंज है उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी अपने कंट्रोल में नहीं है कि हम क्या बोलें, एग्ज़ाम के पैटर्न चेंज जो हुआ है उस पे कुछ बदलाव ला पाएँ। तो अगर मेंस की बात करें, जो कि बाद में करेंगे, बिगनर्स तो अभी प्रीलिम्स पे फोकस करिए। प्रीलिम्स में आपको मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, उसके लिए ज़रूरी ये है कि आपका नॉलेज इन डेप्थ हो, है ना। कुछ फैक्ट्स दे दिए रहेंगे, अगर आपको फैक्ट्स पता है तो आप एक स्टेटमेंट को एलिमिनेट करके आंसर ले आओगे। मान लो स्टेटमेंट ही मतलब वो नॉलेज ही नहीं है उस फैक्ट के बारे में, तो फिर क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो आपकी तैयारी का डायरेक्शन ये होना चाहिए कि जितना ज़्यादा आप नॉलेज गेन कर सकते हो उसको करिए, मल्टीपल रिवीजन के थ्रू उस नॉलेज पे अपना कंट्रोल लाइए। क्योंकि जो मुझे रिस्पॉन्स आते हैं उसके हिसाब से तो बोलते हैं कि सर तैयारी हो गई थी मेरी, मैंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया था, बट क्वेश्चन ढंग से अटेम्प्ट नहीं कर पाई। या फिर एक बड़ा कॉमन सा रिप्लाई आ रहा है कि सर मैं ये सोच के गई थी कि 75 क्वेश्चन से तो हो जाएगा सिलेक्शन, तो मैं 75 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करी। नहीं, आपको तो पहले सिलेबस पूरा कंप्लीट करके जाना है। सिलेबस कंप्लीट हो गया तो एग्ज़ाम हॉल में डिसाइड होगा कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे। जैसे मैं अगर बताऊं 2023 का बहुत हाई कट ऑफ गया था, तो उसका कारण ये था कि पहले राउंड, मल्टीपल राउंड में बनाते हैं हम लोग पेपर को, तो पहले राउंड में जब मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा था तो लगभग 50 से 55 बन गए थे। तो समझ में आ गया था कि पेपर रिलेटिवली ईजी है ना। पहले राउंड में मैं उन क्वेश्चन को बनाता हूँ जिसमें कोई भी मतलब डाउट नहीं है, मतलब क्वेश्चन देखते ही मेरे को आंसर याद आ रहा है। सेकंड राउंड में जिनमें दो में डाउट है उसको अटेम्प्ट करता हूँ। फिर थर्ड राउंड में एकदम ही जो या तो नहीं बन रहे हैं या फिर ज़्यादा मतलब सोचना पड़ रहा है। तो पहले राउंड में 55 बन गए, सेकेंड राउंड में कुछ 30 और बन गए, जो दो में एलिमिनेट करना था, और फिर लास्ट राउंड में 10 क्वेश्चन और कुछ मार दिए थे, है ना। तो मैंने बहुत हाई अटेम्प्ट किया था। इसके अपोजिट अगर बोलें तो 2022 में अलग टाइप का क्वेश्चन पेपर आया था। पहले राउंड में उतने नहीं बने थे, 35 या 40 बने थे, है ना। तो टोटल मेरा अटेम्प्ट ही 73 था। वैसे ही आपका 2024 की बात करें तो पहले राउंड में फिर से वही 40 के आसपास ही बना था, तो ओवरऑल कट ऑफ भी कम ही है। तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन पेपर कैसा आता है, तो आपको वहीं पे ही डिसाइड करना होगा कि कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो क्या करना चाहिए जो बिगनर्स हैं उनको, ठीक है। तो पहला, जैसे मैं बताया कि सिलेबस का प्रिंट आउट हमेशा लेके रखें और उसको कंप्लीट करते जाएं। जो जो कंप्लीट होते जा रहा है मार्क करते जाइए कि ये भी हो गया, ये भी हो गया। ये आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगा कि आपकी तैयारी स्ट्रीमलाइन है ना, आप भटकोगे नहीं। जैसे मैं बार बार एक चीज़ बोल रहा हूँ इस वीडियो में, वो है करंट अफेयर। करंट अफेयर में हम लोग इतनी एनर्जी दे देते हैं ना कि पूरा दिन निकल जाता है। पेपर पढ़ लिया, उसके बाद फिर न्यूज़ सुन लिया, ये सब मत करिए, ठीक है। सीजीपीएससी के लिए बोल रहा हूँ, है ना। यूपीएससी होता तो वहाँ बहुत ज़्यादा वेटेज होता है करंट अफेयर का, तो अलग बात थी। करंट अफेयर आपको पढ़ना है, वो आप न्यूज़पेपर पढ़ के एक बार देख लिए, और जो मैगज़ीन आता है उसके थ्रू। आप अलग से नोट्स बनाने के लिए मत बैठिए, मेरा मानना है सीजीपीएससी के लिए। दूसरा है पीवाईक्यू, है ना। दूसरा गाइडेंस पीवाईक्यू है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस साल भले ही पेपर कितना भी टफ आया हो, लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टॉपिक से ही पूछे जाते हैं हर साल। जैसे आप देखोगे क्वेश्चन कोई शेयर कर रहा था कि सर बहुत टफ है क्वेश्चन करके, कि पांडुवंशी जो बालार्जुन है उसके कोर्ट में पोएट कौन कौन से थे। डेफिनेटली क्वेश्चन बहुत टफ था, बना भी नहीं था अपने से, है ना। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ वो डायमेंशन अभी भी सेम है कि इनको पांडुवंशी से पूछना है, पूछेंगे। शरभपुरी इंपॉर्टेंट है, पूछेंगे। कलचुरी है, पूछेंगे। मराठा है, पूछेंगे। लेकिन इसके अलावा लोग फिर कंफ्यूज होते हैं कि सर इतने सारे डायनेस्टी और भी हैं, है ना। तो उनसे क्वेश्चन या तो बनते नहीं हैं, या तो उनके पूछने के जो प्रोबेबिलिटी है बहुत कम है। तो आपको जो फेमस टॉपिक है जिनसे रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है, अगेन मैं बोलूँगा, मैंने 5-6 साल के क्वेश्चन का डिकोडिंग सीजीपीएससी में भेजा है, उसको ज़रूर फॉलो करें, है ना। आप उसमें ब्रॉडर टॉपिक देख पाएंगे, क्वेश्चन बिल्कुल नहीं फंसेगा, क्योंकि क्वेश्चन तो इन्होंने ऐसा कसम खा लिया है कि नए क्वेश्चन जनरेट करेंगे, तो क्वेश्चन बिल्कुल नया आएगा, लेकिन ब्रॉडर टॉपिक वही रहेगा। तो उन टॉपिक पे ज़्यादा वो दें, टाइम दें।
फॉर एग्जांपल अनएम्प्लॉयमेंट है, आप देखोगे कितना सारा क्वेश्चन आया है ना। स्किल डेवलपमेंट है, पेपर 7 की बात कर रहा हूँ, उससे क्वेश्चन आया है, क्योंकि ये सब बर्निंग टॉपिक है और पहले भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। जियोग्राफी में आप देखोगे तो इरिगेशन एक इम्पॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन इरिगेशन से आया है ना, सिद्ध बाबा जलाशय वाला। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक को आप समझने की कोशिश करिए और उसमें आपकी मदद करेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आप उसको सामने रख सकते हैं। कंसिस्टेंटली पढ़ाई करें, भले आप दिन में 4 घंटे पढ़ें, 5 घंटे पढ़ें, लेकिन आपको कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी। जैसे मैंने बताया, एक दिन आप जोश में आपने 10 घंटे पढ़ाई कर लिया, बिगनर्स को बहुत होता है, फिर अगले 3 दिन तक किताब ही नहीं खुली, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप शेड्यूल बना के रखिए। और दूसरा मैं बोल रहा था, एक स्टैंडर्ड शेड्यूल होना चाहिए, क्योंकि दिमाग उस हिसाब से सेट हो जाता है आपका कि किस टाइम पढ़ना है, कैसे करना है। तो जैसे मान लो ये दिन है आपका, 2 मिनट इसको थोड़ा नैरो करते हैं। तो मान लो ये आपका शेड्यूल है, तो सुबह 6 बजे उठते होंगे, तो आप प्लान करिए कि 6 से 10 मैं पढ़ूंगा, पढ़ूंगी, है ना, जैसा भी। उसके बाद जो भी आपका काम है वो करिए, फिर शाम को अगर आप पढ़ते होंगे या फिर दोपहर को, तो आप टोटल अपनी कैपेसिटी के हिसाब से 6 से 6 घंटे पढ़ रहे हैं तो डेली 6 घंटे, और वो टाइम फिक्स कर दीजिए जिसमें आपको पढ़ना है। उससे क्या होगा, आपकी बॉडी और माइंड दोनों सिंक हो जाएगा कि इस टाइम मेरे को उठ के पढ़ना ही है, ग्रास्पिंग पावर आपकी बढ़ जाएगी। तो मान लो सुबह आप 3 घंटे पढ़ते हो, शाम को आप 3 या 4 घंटे पढ़ते हो, और फिर उसका क्या पता कोचिंग होगा तो वो सब आप अटेंड करते होगे। तो शेड्यूल आपको अपने रूटीन के हिसाब से बनाना है, बट उस शेड्यूल को डेली फॉलो करें, उसमें कभी भी चेंज, मतलब ज़्यादा बदलाव ना करें। जैसे मान लो किसी दिन आप सुबह पढ़ लिया, अब आपको दूसरे दिन फिर सुबह उठ ही नहीं रहे हो, फिर बोलोगे दोपहर को पढ़ूंगा करके, तो ये इससे कंसिस्टेंसी नहीं आ पाती, और जो रूटीन होना चाहिए वो बिगड़ जाता है पूरा। तीसरा है प्रॉपर स्टडी प्लान बनाएं जो कि अचीवेबल हो। जैसे मैंने बताया कि आप सिलेबस को आप सामने रखिए और अगले 4 महीने का सिलेबस वो बनाइए, शेड्यूल बनाइए, है ना। जुलाई में क्या करना है, अगस्त में क्या करना है, सितंबर में क्या करना है, अक्टूबर में क्या करना है, नवंबर में क्या करना है ना। तो ऐसे शेड्यूल बना के रखिए और कोशिश करिए कि वो अचीवेबल हो। ज़्यादा बड़ा ऐसा शेड्यूल भी नहीं बनाना है कि अचीव हो ही नहीं पाएगा। फिर क्या होता है, फिर फ्रस्ट्रेशन आता है कि यार मैंने बनाया फिर हो नहीं पाया। आज जैसे मैं एक क्वेरी का आंसर कर रहा था कि सर मेरे लिए शेड्यूल बना दीजिए, तो मैं बोला मैं शेड्यूल बना दूंगा और वो आपको अचीव नहीं होगा, फिर फ्रस्ट्रेशन होगा। तो बेटर यही है कि आप अपना शेड्यूल बनाएं जो आप अचीव कर पाएँ बेस्ड ऑन योर करेंट स्पीड, है ना। दिन में आप इतने चैप्टर कर पाते हो और अभी कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसके हिसाब से प्रायोरिटाइज़ करिए सब्जेक्ट को। तो ये आप डिकोडिंग CGPSC करके मेरी फाइल है, वो मेरे टेलीग्राम चैनल में है, वो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। मैं और बेटर बनाने की कोशिश करूँगा इसको, ठीक है, लेकिन अभी फ़िलहाल तो करिए। रिवीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीक में एक दिन टोटल डेडिकेटेड आप छोड़िए रिवीजन के लिए। नए बंदे हैं उनका बहुत कॉमन सा कंसर्न है कि सर हम लोग आगे पढ़ते जा रहे हैं, पीछे भूलते जा रहे हैं। तो रिवीजन जब तक नहीं होगा दिमाग में वो बैठेगा नहीं, है ना। आपको कहीं ना कहीं दिमाग की पोटेंशियल को पे भी ट्रस्ट करना पड़ेगा। एक बार पढ़ने से नहीं वो होगा ना। हम लोग सिद्ध बाबा तो नहीं है कि एक बार में ही सब चीज़ पढ़ लिया और दिमाग में बैठ गया। हम लोग पढ़ते जाते हैं, भूलते जाते हैं, इसलिए आपको वीकली रिवीजन का शेड्यूल बनाना चाहिए। और ये तो मैंने जैसे मैंने बताया, मल्टीपल बुक पढ़ने के बजाय एक रिसोर्स है उसको फाइनलाइज कर लीजिए। अगर कुछ बुक चेंज कर रहे हैं तो एक मेजर रीज़न होना चाहिए कि क्या है ना। एक बुक करने से क्या होगा, आपका प्रेशर ये खत्म होगा कि आपने बुक खत्म कर ली है, वो कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। हो सकता है उस बुक से कुछ 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 क्वेश्चन आउट ऑफ मतलब दूसरे बुक से आ जाए, लेकिन अगर आपने एक स्टैंडर्ड बुक ख़त्म करी है तो चांसेस हैं कि जो क्वेश्चन आएंगे उस बुक से वो आप कंप्लीट कर लोगे, है ना। और प्रीलिम्स में आपने देखा भी है, कोई 100 में 100 क्वेश्चन तो बनाना नहीं है। पेपर अगर टफ आ रहा है तो 50-60 क्वेश्चन में भी आपका सिलेक्शन हो रहा है, 60 क्वेश्चन में। पेपर अगर थोड़े ईजी आ जा रहे हैं तो फिर आपका 70-75 क्वेश्चन में आपका सिलेक्शन हो जा रहा है। तो 100% एक बुक से आए या फिर 100% आप अटेम्प्ट कर पाओ, ये उम्मीद कहीं भी नहीं है। तो कौन कौन सी बुक यूज़ करनी चाहिए आप, मैंने अपना बुक लिस्ट तो शेयर किया था, उसमें आपको लगता है कि सर ये उतना उचित नहीं है तो आप चेंज कर सकते हो। प्लान योर स्टडी एंड फॉलो द सेम रूटीन, जो मैंने यहाँ पे बोला था कि रूटीन आपको फॉलो करना है। रेगुलर असेसमेंट करते रहिए यार, है ना। जो मुझे अगेन जो क्वेरी आ रही है जिसका मैं जवाब देना चाह रहा था कि बार बार आता है कि सर मैं 3 बार से दे रही हूँ, 2 बार से दे रही हूँ, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है ना, प्रीलिम्स में या फिर प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हो रहा है। तो उसका कारण वही है कि आप टेस्ट के पहले ही असेस कर लो।
टेस्ट के दिन असेस करोगे कि सर मैंने बहुत सारे सिली मिस्टेक कर दिए, रिवीजन नहीं कर पाई थी या पाया था, तो वो प्रॉब्लम है। तो उससे अच्छा जैसे जैसे आपकी तैयारी होती जा रही है, जिनकी तैयारी हो चुकी है एक बार, वो तो अभी से ही टेस्ट सीरीज़ के थ्रू कर लीजिए, ठीक है। देखो टेस्ट सीरीज़ के ना बहुत सारे फ़ायदे मैं गिनाता हूँ। टेस्ट सीरीज़ कोई भी बना रहा है, अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन आपको एक चीज़ तो फ़ायदा होता है कि आपको रिकॉल करने में मदद करता है। जो आपने पढ़ा है, टेस्ट में कुछ ईज़ी क्वेश्चन दे देगा, तो आपको याद आ जाएगा हाँ ये। कुछ डिफ़िकल्ट देगा तो आप अपने दिमाग पे ज़ोर दोगे, है ना? वहाँ पे आप कन्फ्यूज़ होगे 2 ऑप्शन में। लेकिन ये जो पूरा प्रोसेस है ना, वो आपको फाइनल एग्ज़ाम के लिए रेडी करेगा, है ना? आपकी एक्यूरेसी लेवल जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, जैसे मेरी एक्यूरेसी लेवल धीरे से करके टेस्ट में 75 से 80% हो गया था। मतलब मान लो मैं 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ, तो जनरली 80 तो 64 के आसपास करेक्ट होता था, 16 गलत होता था, है ना? तो कई लोग का बहुत हाई रहता है, मैं जानता हूँ, मतलब कई कुछ लोग की 85 से 90% तक एक्यूरेसी रहता है। तो ये सारा जो खेल है वो आपको टेस्ट में ही कर लेना है। अपनी गलतियाँ जो है, 2 के बीच में मैं कैसे ऑप्शन चूज़ करती हूँ, क्या मैं रीज़न देके एलिमिनेशन मेथड यूज़ करती हूँ, ये सारे की सारी चीज़ें बिगनर्स को टेस्ट में ही कर लेना चाहिए। और जो भी रिलेवेंट डाउट है उसको अपने पास मत रखिए, शेयर करिए। इतने सारे आजकल ग्रुप बने हैं, इतने सारे जो चैनल हैं, तो उसमें आप अपने जो क्या बोलते हैं डाउट्स है उसको शेयर करिए, और वहाँ से कहीं ना कहीं आपको जवाब मिल ही जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही आपका डाउट क्लियर होगा तो फिर आगे बढ़ पाओगे। कई बार क्या है, हम लोग उसी डाउट में ही स्टक हो जाते हैं, ऐसा नहीं करना है। तो पहला चीज़ यही है सक्सेस के लिए, स्टे फोकस्ड ऑन योर गोल। जो आपका लक्ष्य है, ये बार बार मत सोचिए कि क्या करना है, मतलब सर मेरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। फोकस रखिए आप सिलेबस कंप्लीट करने में, रिजल्ट आएगा। रूटीन कंसिस्टेंट रखिए और अपना रेगुलर असेसमेंट करते जाइए, है ना। तो ये 3 सक्सेस के गोल होते हैं, डेडिकेशन, परसिस्टेंस और सक्सेस। मतलब आपकी लगन होनी चाहिए, परसिस्टेंस मतलब बिना रुके आपको कंटिन्यूस तैयारी करनी है, और अल्टीमेटली यही आपको रिज़ल्ट की ओर लेके जाता है, ठीक है। बाकी कुछ और डाउट होगा तो आप ग्रुप में शेयर करेंगे, मैं उसका भी आपको किसी वीडियो के थ्रू आपके डाउट्स क्लियर करूँगा। बाकी जो भी मैं वर्क कर रहा था वो एक था कि मटेरियल कुछ कुछ जो है वो इंग्लिश में है, तो उसको मैं हिंदी ट्रांसलेट करने में लगा हुआ था। और दूसरा था, मैंने PYQ जो है वो भी अच्छे से समराइज़ करके रखा है, वो भी मैं जल्द ही एक एक वीडियो के माध्यम से शेयर करूँगा, और हम लोग धीरे धीरे PYQ को पूरा सॉल्व कर दिए रहेंगे वीडियो में, ठीक है। अभी फ़िलहाल थोड़ा स्पीड स्लो है वीडियो बनाने का या फिर कंटेंट देने का, क्योंकि जस्ट एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है मेंस का, तो थोड़ा सा बर्नआउट टाइप की फीलिंग है। जैसे ही थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा फिर अपन रेगुलर बेसिस पे मटेरियल बनाएंगे, PYQ बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए आप अपनी तैयारी उसी ज़ोरों शोरों से करिए। अगले जो 3 महीने हैं ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है, जुलाई से लेके आपके अक्टूबर या नवंबर बोल दीजिए। इसमें आपको मैक्सिमम एफर्ट देना है, और आप ये कर सकते हो सिलेबस को सामने रख के, ताकि आपका फोकस रहे कि कितना कंप्लीट करना है, क्या पढ़ना है, ठीक है। और इवन जो पुराने एस्पिरेंट हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, इस टाइम अपना जो मेंस का जो सिलेबस है उसको टेस्ट के थ्रू कंप्लीट कर लें। क्योंकि पुराने जो एस्पिरेंट हैं जिनको लगता है मेरा प्रीलिम्स अच्छा है, ओके हो जाएगा, उनको भी कहीं ना कहीं नवंबर से आपको प्रीलिम्स की तैयारी में उतरना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो CGPSC का साइकिल है ना, वो पूरा साल लगता है, 3 महीने 4 महीने करेंगे तो किसी एक आध फेस में तो पास हो जाएंगे, प्रीलिम्स में या फिर मेंस में, बट अल्टीमेटली गोल अचीव नहीं होगा। लेकिन जो साल भर शिद्दत से 6 घंटे जो मैं बोल रहा हूँ एवरेज पढ़ रहा है, और सिलेबस को ध्यान में रख के टेस्ट को कंप्लीट कर रहा है, 3-4 पैरामीटर फॉलो कर रहा है, सक्सेस डेफिनेटली उसको मिलेगी ही मिलेगी, है ना। और ये हमने देखा है लोगों के जो लोग भी सक्सेस हुए हैं उनके शेड्यूल से भी, ठीक है। चलिए कुछ डाउट होगा तो मुझे टेलीग्राम में मैसेज करिएगा, अपन बाकी चीज़ें भी अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।